चलिए, तो मैंने बोला अच्छा सबसे इजी वेव कौन सी है? जो स्ट्रिंग अटैच है, स्ट्रिंग किसी वॉल पे अटैच है, तो ये रस्सी है, सीधी सी क्या है, रस्सी है, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको झटका मार रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो झटका क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो पहले ये स्ट्रिंग ऐसे थी, पहले स्ट्रिंग ऐसे थी, हल्का सा इसको हिलाया तो इसमें क्या जनरेट हो गई, वेव जनरेट हो गई। बट देखो ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है वेव का, जो ये पार्टिकल है, क्या ये आगे जा रहा है? ये पार्टिकल भाई रस्सी है, रस्सी में ये पार्टिकल है, ये यहां पर पार्टिकल है, तो ये कभी ऊपर है और कभी ये नीचे है। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम किसके अबाउट, ये मीन पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है। बात समझिए बहुत ध्यान से, जो पार्टिकल है बेटा, ये पार्टिकल से मिलकर ही तो रस्सी बनी है, रस्सी बनी है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है, करोड़ों पार्टिकल है इसके ऊपर। तो जब मैं जैसे ही मैंने इसको जर्क दिया, ये हल्का सा डिस्टर्बेंस दिया टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो ये पार्टिकल कभी ऊपर जा रहा है और कभी ये भाई नीचे भी आएगा। भाई ऐसा थोड़ा ना, ये तो मैंने एक स्टैंड पे मान लो फोटो खींच ली तो ये ऐसा वेव आ गया, ठीक है, अगले स्टैंड पे ऐसे मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो कभी ये ऊपर जा रहा है, कभी ये नीचे आ रहा है। तो इस मीन पॉइंट के अबाउट पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम। बट वेव क्या कर रही है, वेव तो आगे बढ़ रही है, वेव तो आगे बढ़ी है। तो इस पार्टिकल की एक वेलोसिटी होगी, पार्टिकल की एक वेलोसिटी होगी, उसको मैं बोलूंगा वीपी, उसको मैं बोलूंगा वीपी। और इसकी वेलोसिटी, वेव की भी वेलोसिटी होगी, वेव तो आगे जा रही है तो उसकी वेलोसिटी भी मान लेते हैं, तो उस वेलोसिटी को हम निकालेंगे, उस वेलोसिटी को हम निकालेंगे। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि जब पार्टिकल क्या हो रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो ड्यू टू एसएचएम ऑफ द पार्टिकल, कितने पार्टिकल के कारण, हर एक पार्टिकल पर एसएचएम कर रहा है ना, इस स्ट्रिंग पे जितने पार्टिकल है सब एसएचएम कर रहे हैं, कोई एक ही थोड़ा ना, सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। और उनके एसएचएम के कारण क्या जनरेट हो रहा है, वेव जनरेट हो रहा है। और ये जो वेव है ये थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, कहीं शक्ल देखी हो उसकी, साइन वेव टाइप की लग रही है ना, कैसी लग रही है, साइन वेव टाइप की। तो साइन होगा या कॉस होगा, दोनों को बोलते हैं हार्मोनिक वेव। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक वेव। और इसी को बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। क्या बोलते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव या प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। टू द, इस समय के लिए समझो प्रोग्रेस कर रही है ना, आगे बढ़ रही है, और हार्मोनिक वेव है। तो अभी हमें समझ में आया ये क्या है, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो हमने ये कहा कि देखो अब हम इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं y। तो y मतलब क्या है, y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज डूइंग द एसएचएम। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, जो एसएचएम कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये वाला पार्टिकल है, तो ये इस वाले एंड से कितनी दूर पे है, तो हमें क्या डिफाइन करना है, x। भाई दूरी किससे डिफाइन होगी, x से। और उसके बाद ये पार्टिकल यहीं पे थोड़ा ना है, समय के अनुसार कभी ऊपर जा रहा है कभी भी नीचे आ रहा है। तो और क्या चीज डिफाइन करूं, टाइम, एम्पलीट्यूड तो डिफाइन कर ही देंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की एक क्षमता है ना, तो एम्पलीट्यूड तो डिफाइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस डिफाइन किया और टाइम डिफाइन किया। भाई टाइम कभी किसी टाइम पे ऊपर, कभी नीचे, कभी मीन पोजीशन पे, तो ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स एंड टी पर, एक्स एंड टी पर। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो फिक्स है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो इसका फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बट देखो इसका एम्पलीट्यूड जैसे रस्सी है, रस्सी को तुम क्या कर रहे हो, हिला रहे हो, तो ये बेटा एक एम्पलीट्यूड है ना, ये a और ये माइनस a, इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना, इनफाइनाइट हो सकता है कभी भी एम्पलीट्यूड, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि y जो है फंक्शन है x और t का, बट y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t। किसी भी वैल्यू के लिए भाई x और t की कोई भी वैल्यू होगी, क्या y इनफाइनाइट हो जाएगा, y इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है भाई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ए जा सकता है या नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस ए जा सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ए या माइनस ए, तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो कोई जनरल, अभी हार्मोनिक वेव की हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये वेव है, मतलब वेव की एक इक्वेशन है, समझ लो, ठीक है, वेव की इक्वेशन है, कोई भी वेव है। सबसे सिंपल वेव क्या है, हार्मोनिक वेव। तो हार्मोनिक वेव हम लेके चल रहे हैं, लेकिन कोई भी वेव होगी तो आपको यह समझ में आ रहा है कि वेव जो होगी पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करेगी।
भाई इस पे डिपेंड करेगी तो कोई भी वेव होगी तो टाइम और पोजीशन पे डिपेंड करेगी। और y की यहां पर तो हमने मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है a और माइनस ए, लेकिन कोई भी वेव होगी तो एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम थोड़ा ना हो जाएगा, इनफाइनाइट थोड़ा ना हो जाएगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। तो y क्या है, y शुड बी डिफाइंड, y शुड बी डिफाइंड, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t। ये हमको बात समझ में आई कि y जो है x और t की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होना जरूरी है। ये किस बात की चर्चा है, किसी भी, देखो क्या लिखा है मैंने, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। तो अभी हम लोग आधी क्लास में चर्चा करेंगे जनरल इक्वेशन, मतलब कोई भी वेव हो। बहुत सारी वेव पढ़ाई ना मैंने आपको, 1D 2D 3D, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, बहुत सारी वेव पढ़ाई। तो उसमें लेकिन सबसे सिंपल होता है एक्चुअली इसकी स्टडी करना, तो इसके थ्रू हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, फिर हम करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, फिर उसकी चर्चा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्रोनोलॉजी समझ में आई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये यहां पर अच्छा, ये अब ये फंक्शन आ गया, ये फंक्शन हमारा आ गया। तो मान लीजिए, इसमें कुछ नोट तो नहीं करना है, ये तो कल पढ़ा ही था, नोट करना है, नोट करो, इस वाली चीज को नोट कर लो। बच्चों नोट कर लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। वेव का टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। अभी हम तरीका भी बता देंगे करने का, बट थोड़ा सा समझ लो अच्छे से, ठीक है। ये हो गया हमारा, नोट हो गया, जल्दी नोट करो, इसमें कुछ नोट नहीं करना है। y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। अगर ये कंडीशन दी हुई है, y जो है, y है क्या, समझ लीजिएगा, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो SHM कर रहा है, और उसके SHM करने के कारण क्या हो रही है, वेव हमारी जनरेट हो रही है। ये समझ में आ रहा है ना, हर एक पार्टिकल अगर SHM करेगा तो वेव हमारी क्या होगी, जनरेट हो जाएगी, ठीक है। चल, अब अगर ये है, ये कंडीशन है, तो y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। तो हम क्या करेंगे, अगर del 2y अपॉन del t2 बराबर k टाइम del 2y अपॉन del x2, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, तो हम कहेंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। कोई भी इक्वेशन दी हुई है, मतलब y मान लो फंक्शन दिया है, y बराबर 3x स्क्वायर t प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। यहां पे del y अपॉन del t निकालो, फिर del 2y अपॉन del t2 निकालो। उसके बाद क्या करो, del y अपॉन del x, फिर del 2y अपॉन del x। इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो कोई कांस्टेंट, ये k क्या है, कोई कांस्टेंट है, k क्या है, कोई कांस्टेंट है। अगर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है, अभी एग्जांपल करा रहा हूं, ठीक है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो ये जो इक्वेशन दी हुई है वो किस चीज की इक्वेशन होगी, वो वेव की इक्वेशन होगी, प्रोवाइडेड y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t। अगर x और t की हर एक वैल्यू के लिए y डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन होने का मतलब क्या, क्या किसी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट हो रहा है, ये आपको देखना है कि ये किसी वैल्यू के लिए अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी चर्चा करेंगे ना, हो रहा है कि नहीं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन हमको देखना क्या है, एक कंडीशन ये देखनी है, तो यही सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। देखो बात समझो, असरसर रीजन, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ वेव मोशन बट नॉट सफिशिएंट। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ वेव मोशन बट नॉट सफिशिएंट। मतलब नेसेसरी तो है बट क्या सफिशिएंट है, मतलब ये होगा तो हमेशा वेव मोशन होगा, ऐसा नहीं है। y को भी डिफाइन होना जरूरी है, y को भी डिफाइन होना जरूरी है। असरसर रीजन समझ में आया, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ
वेव मोशन बट नॉट सफिशिएंट। नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है। केवल इतना जान लेने से क्या वेव मोशन बोल देंगे? नहीं बोल सकते हैं। हमको यह भी पता होना चाहिए कि y जो है डिफाइन होना चाहिए। और y डिफाइन क्यों होना चाहिए? बेटा समझा दिया ना, एम्पलीट्यूड एक लिमिट तक ही तो जा सकता है, मैक्सिमम इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक है। तो y क्या है भाई? y की कुछ कंडीशन होनी चाहिए। चलो अब एक बात और देखते हैं हम लोग। देखो अब एक बात और देखो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि जैसे एसएचएम होता है तो एसएचएम जो है वो आपका वेव है कि नहीं? एसएचएम जो है वो वेव है या नहीं? कितने लोग कहते हैं एसएचएम? अरे देखो एसएचएम की इक्वेशन हम लिखते हैं फिर उसको ड्रॉ करते थे तो ऐसे आता था ना, आता था नहीं आता था भाई? y बराबर एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये था ना। अरे y बराबर ए, y बराबर ए, तो ये क्या थी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो ये वेव है कि नहीं है ना? अरे तुम रुके रहो, तुमको आता है, तुम रुके रहो और बताने दो बच्चों को। एसएचएम वेव लग रही है कि नहीं लग रही है? बताओ, लग रही है ना? तो हाँ भाई ठीक है, जिसको आता है थोड़ा शांत रहे और बच्चों को क्यूरियोसिटी डेवलप होने दो। ये वेव जैसी अरे लग तो रही है, कौन कह रहा नहीं लग रही है? लग रही है ना देखने में, ये वेव जैसा लग रही है। तो एसएचएम वेव है कि नहीं? एसएचएम वेव है कि नहीं? अब चेक कैसे करें? क्या टूल है हमारे पास? हमारे पास ये है भाई साहब है, ये कहते हैं कि ये कंडीशन चेक करो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वेव है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वेव नहीं है। भाई वेव देख के थोड़ा ना बोल सकते हैं, हमारे पास मैथमेटिकल टूल है। जैसे बुखार है, करे भाई हमको बुखार हो गया, कहे भाई तप रहा है शरीर हमारा, ठीक है। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कभी भी आपके हाथ से नहीं, क्योंकि जो पर्सन आपका हाथ छू रहा है उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। आपको वैसे बुखार है और आपकी मम्मी को भी मान लिया बुखार है, उन्होंने चेक किया तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? बराबर, तो फील ही नहीं होगा ना। तो दूसरे पर्सन पे भी डिपेंड करता है, वो ये फीलिंग बेस्ड है, डेटा नहीं है, देयर इज नो डेटा। तो क्या करता है डॉक्टर? कहता है थर्मामीटर लगाओ, थर्मामीटर बता देगा तो हम मान लेंगे बुखार है, थर्मामीटर नहीं बताएगा तो हम नहीं मानेंगे कि आपको फीवर है। तो दिस सेम, लग रहा है बट होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा? टूल है हमारे पास, चलो चेक करो, चेक करिए। y बराबर, अच्छा सिंपल कर देते हैं, यहां पर फेज क्या है? फाइव नॉट। हम कह रहे हैं इनिशियल फेज इसका 0 है, इनिशियल फेज इसका 0 है, तो y बराबर क्या? अभी बेटा थोड़ा समझ लो, अभी इसको सिंप्लीफाई भी कर दूंगा, परेशान मत होइएगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा इसको। y बराबर क्या है? y बराबर a साइन ओमेगा टी। अब डेल y बाई डेल टी निकालो, बोलो a कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो बराबर क्या हो गया? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये क्या है? डेल वाई अपॉन डेल टी, और डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू क्या है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, y बराबर ए साइन ओमेगा टी डेल वाई अपॉन डेल एक्स, बोलो ये तो 0 आ गया, ये क्या आ गया? 0। तो डेल टू वाई बाई डेल टी निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? अब ये और ये क्या है? ये बराबर हो सकते हैं, ये और ये बराबर, मतलब बराबर क्या? ये इक्वेशन ऐसी सेटिस्फाई हो सकती है? सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये एसएचएम जो है, एसएचएम इज नॉट द वेव, एसएचएम वेव नहीं है। क्यों नहीं है? लग तो रहा है। देखो एसएचएम में होता क्या है, ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया, तो पार्टिकल कहां पे गया? ए पर गया, फिर क्या? माइनस ए पर। यहां से यहां क्या हुआ? टी बाई टू, फिर यहां से यहां पे कितना? टी बाई टू, यहां से इतना कितना? टी बाई टू होता है, टी बाई 4 होता है बेटा। हाँ तब फिर याद नहीं दिलाता। ये क्या हो गया? टी बाई 4, और यहां पे क्या हो गया? टी बाई 4, और यहां पर भी आया तो टी बाई 4, ठीक है। अब देखो ये पार्ट, ये जो वेव हम बनाते हैं, ये जो वेव हम बनाते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मोशन।
दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मोशन। ये एसएचएम तो ऐसे कर रहा है ना, कभी पीक पे जा रहा है, कभी वापस आ रहा है, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक वेव की, मतलब इस हार्मोनिक फॉर्म में, इस ग्राफिकल फॉर्म में। बट ये वेव नहीं है, ये वेव नहीं है। देखो यहां से क्या हुआ, यहां से ये y था और ये क्या था, t था, और ये y है, ठीक है ना। अब ये देखो, जब 0 से हम ये वाला कितना t/4, और ये कितना t/2, और ये कितना, ये वाला कितना 3t/2, और ये कितना t। अब देखो 0 से t/4, 0 से t/4 पे गए तो कहां पहुंच गए हम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर, दिख रहा है सबको। 0 से t/4 पे गए तो कहां पहुंच गए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे। फिर t/4 से यहां पर ये कौन सा है, t/2, तो t/2 पे आए तो कितना हो गया, फिर मीन पोजीशन पे वापस। उसके बाद जब t/4 और चल गए तो कितना हो गया, 3t/4, तो फिर कहां पहुंच गए, -a पर। और उसके बाद कहां, फिर t/4 चले तो फिर मीन पोजीशन। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। ये एसएचएम का रिप्रेजेंटेशन है, ये वेव नहीं है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव है, सिंपल हार्मोनिक वेव है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेशन होता है ना, बताया आपको, टू एंड फ्रो मोशन क्या है, ऑसिलेशन है, और ऑसिलेशन का एक रिप्रेजेंटेशन है ये। बट ये वेव नहीं है, ये वेव नहीं है। समझ में आई सबको बात, क्लियर है एकदम 100%। किताब निकाल लो, बैग रख दो, कॉपी निकाली, हाँ बैग रखो इधर, आराम से बैठो, समझ में आएगा अभी ना, परेशान नहीं हो। लेट आओगी तो फिर आधा कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा तब तक ना, बी ऑन टाइम। चलिए, और बच्चों को समझ में आया, ठीक है। चलिए, अब इतनी बात हमको समझ में आ गई, तो फिर हम देखते हैं कि फिर होगा क्या, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक इक्वेशन हम ले लेते हैं। देखो सबसे सिंपल इक्वेशन होती है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, ठीक है। उस इक्वेशन को हम ले लेते हैं, फिर हम प्रूव करते हैं कि है कि नहीं है ना। तो चलो, इतना, इसमें किसी को, बच्चों को डाउट है, बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो, तो y बराबर क्या, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन को कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अच्छा, ये ब्रैकेट में करके लिख लो। अब ये वेव है कि नहीं हमको नहीं पता, ये वेव है या नहीं हमको नहीं पता। कैसे चेक करेंगे, चेक करेंगे ना, कैसे चेक करेंगे, निकालो। अब हम निकालें, अगर ये दिया है तो डेल वाई बाई डेल टी, बोलिए, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू क्या, इंटू ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हो गया डेल वाई अपॉन डेल टी। तो डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू। अच्छा, ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या कर रहा है सर, आ रहा है समझ में, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, बताओ भाई। डिफरेंशियल नहीं पढ़े होगा तो नहीं समझ में आएगा। ये कैसे, ये ओमेगा कैसे आ गया, इसका क्या हो गया, कुछ गलत लिखा मैंने, नहीं सही लिखा है। साइन का क्या हो गया, कॉस, साइन का क्या हो गया, कॉस, और ये थीटा तो है नहीं, मतलब, तो इसको क्या किया, इसको भी हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये वाला तो जीरो, इसका क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कॉस का क्या, माइनस साइन, तो ए ओमेगा पहले से था और माइनस साइन आ गया, कॉस का क्या, माइनस साइन, और फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ठीक है। अगर ये हो गया आपका, ये आपने यहां से निकाला, ठीक। अब आप निकालिए y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दिया हुआ, तो डेल वाई बाई डेल एक्स बताइए, ए फिर क्या, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के आएगा ना,
क्या आएगा? ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? नहीं, क्या आएगा बेटा? के क्यों आएगा बेटा? ये है, सुनो मेरी बात, भूल गए आप लोग, डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर क्या? ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो होता है। साइन का क्या हो गया? कॉस, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो करोगे। तो जब ओमेगा टी क्या हो गया? 0, और ये के एक्स का क्या हो गया? माइनस के, तो माइनस आया ना, यहां पर क्या हो गया? माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, परेशान मत हो ना। तो डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू क्या हो जाएगा? बोलो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब साफ हो गया। ये के है तो कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, तो एक तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर के को करोगे तो माइनस के आएगा, तो एक नेगेटिव आ जाएगा ना। तो फिर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया ना। क्या आ गया? के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे भाई, आया कि नहीं आया? डिफरेंशियल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल भी मैंने बताया था। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा बच्चों, घबराइए नहीं, ये नहीं भी समझ में आएगा तो भी सवाल हो जाएगा, घबराइए मत, लेकिन दिस इज द प्रोसेस। अच्छा, ये मान लीजिए ये इक्वेशन है 1 और ये इक्वेशन है 2, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, क्या करें? इक्वेशन आप 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, डेल टू वाई अपॉन डेल टी 2 डिवाइड बाई डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स 2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के स्क्वायर ए अपॉन क्या? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यही तो है। तो क्या हो जाएगा? ये के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन, अच्छा कुछ गलती कर दी क्या? उल्टा लिख दिए हैं? अच्छा ठीक है, सीधा कर देते हैं, ये वाला है ना। अच्छा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन माइनस के स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू। सर आप तो कह रहे थे के होगा, यहाँ पे पता नहीं क्या आ रहा है। अरे बेटा कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। ओमेगा स्क्वायर और के, ये दोनों चीजें क्या हैं? कांस्टेंट है। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक कांस्टेंट होगा। तो हमने ये देखा कि डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू बराबर क्या है? कांस्टेंट टाइम डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ वेव। क्या इक्वेशन ऑफ वेव बोलते हैं? अरे अभी नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है ना, अभी एक बार और चेक करेंगे, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। यहां पर हमने देखा, अच्छा ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, चलो मान लेते हैं सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन एक बात और हमने पढ़ी थी, हमने देखा था y डिफाइंड है कि नहीं है, y डिफाइंड है कि नहीं है। तो y बराबर है क्या? y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अच्छा बताओ, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है, ये साइन के अंदर है ना, तो कुछ भी होगा, साइन कुछ भी होगा तो -1 से +1 के बीच में ही होगा। भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? +1, मिनिमम कितनी? -1। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? a, और मिनिमम कितनी? माइनस है। क्या कभी इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो यानी कुछ भी होगा, t और x कुछ भी हो तो एंगल आएगा ना, इसके अंदर क्या आएगा? एक कोई एंगल आएगा, कुछ एंगल आएगा ना, उस एंगल में जब साइन लगा हुआ है आगे तो उस एंगल की कुछ साइन की वैल्यू होगी। तो साइन तो फंक्शन ऐसा है ना, देखो साइन फंक्शन कैसा है, साइन तो ऐसा है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +1, कितनी है? -1। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, कभी भी साइन फंक्शन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो y की मैक्सिमम वैल्यू प्लस है और मिनिमम वैल्यू माइनस है। तो y इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t।
तो दोनों कंडीशन हमारी जस्टिफाई हो गई हैं। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। बट अब ये प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव है कि नहीं है, क्या स्पीड है, क्या पार्टिकल, वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन दी हुई है वो वेव है कि नहीं है, तो उसकी कंडीशन ये है कि पहले इसको चेक करो, फिर आप इसको चेक करो, दोनों चीजों को चेक कर लो, या पहले उसी को चेक कर लो कि y आपकी डिफाइन है कि नहीं है। अगर y डिफाइन नहीं है तब तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। y अगर आपकी डिफाइन नहीं है तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। आप अगर y अनडिफाइंड है या y इनफाइनाइट हो जा रहा है किसी वैल्यू के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t, तो आप कह देंगे कि दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, वेव की इक्वेशन है ही नहीं, इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा अब क्या करें, हमारा हाथ तो तंग है पार्शियल डिफरेंशियल में, समझ में तो हमको आता नहीं है, अब क्या करें, हम तो नीट वाले हैं ना, नीट वाला, तो नीट वाला क्या करेगा बताओ। नीट वालों के लिए स्पेशल है भाई, कुछ व्यवस्था आप लोगों के लिए की जाएगी। तो व्यवस्था ये की जाएगी, चलो करते हैं हम लोग तो समझेंगे। ये देखो बेटा, ये ओरिजिनल प्रोसेस है, प्रोसेस समझ में आ गया। अब कुछ शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप करते हैं, प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया। प्रोसेस यही है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगी तो प्रोसेस यही है। अब हम लेकिन देखते हैं कि इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, ठीक है। चलो लिखो, उतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलाएं। भाई हर बार इतना बड़ा बड़ा कहां से करोगे ना, ये निकाल लो ये निकाल लो, समझ में तो वैसे ही नहीं आता डिफरेंशियल, और वो भी दो दो बार करा दे रहे हैं, वो भी पार्शियल है। बड़ी मुश्किल से डिफरेंशियल सीखा था, उसके बाद पार्शियल पता नहीं कहां सर ले आए, उसके बाद उसको भी दो दो बार, और यहां दो चार, हालत खराब। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए शॉर्टकट्स हैं, तरीके हैं, चलिए, लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो देखिए, चलिए बातें नहीं बच्चों, देखो डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू बराबर के टाइम डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू। ये क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ वेव मोशन। सब नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये बात आपको समझ में आई। तो बेटा ये है क्या, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो बेटा एक बार इंटीग्रेट करें तो dy डेल वाई बाई डेल एक्स, दूसरी बार इंटीग्रेट करें तो y की इक्वेशन आ जाएगी। भाई एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, या डेल वाई बाई डी एक्स, और एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो y। तो इसका एक एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है, मैथ्स के बच्चे पढ़ते हैं बट वो आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट इसकी इक्वेशन। तो इसका मतलब कि इसका जो सोल्यूशन ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये है क्या है, y की डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब y को हमने दो बार डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएट किया, तो ये आया, तो उल्टा चल रहे हैं हम, इससे क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन निकाल रहे हैं, y निकाल रहे हैं। तो y कुछ भी होगा तो y इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। y जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, y जो आएगा हमारा वो प्लस माइनस, y इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में आएगा, जहां पे a और b क्या है, कांस्टेंट है। a और b क्या है, कांस्टेंट है, लिख लीजिए a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट। तो कोई भी इक्वेशन आएगी जो वेव की इक्वेशन होगी उसमें ax प्लस माइनस bt का टर्म क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, ax प्लस bt का टर्म इन्वॉल्व होगा। अभी आपने देखा y बराबर क्या था, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो क्या ax माइनस bt का टर्म है, ax प्लस माइनस, यहां पर a क्या है, a जो है वो x के टर्म में है। कैसे भी इधर करके लिख लो या इधर करके लिख लो, चाहे ax प्लस माइनस bt बोलो या bt प्लस माइनस ax बोलो, बात क्या है आपकी एक ही है, ठीक है। ax प्लस माइनस bt का टर्म इन्वॉल्व है। देखो यहां पर a क्या हो जाएगा, a आपका हो जाएगा माइनस k, और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपका ओमेगा। तो यानी कि ये टर्म आपका इन्वॉल्व है ना, ये टर्म क्या है,
इन्वॉल्व है। और y जो फंक्शन है, y किसी भी वैल्यू के लिए, x और t की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है। तो हम कह देंगे डायरेक्टली ऐसी इक्वेशन देखी, तुरंत बोल दिया आपने, क्या बोल दिया कि वेव की इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर क्या है, ax प्लस माइनस बीटी, ax प्लस माइनस बीटी का टर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, इसको आप और फॉर्म में भी कह सकते हैं बेटा, वैसे बुक में तो यही लिखा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा समझने के हिसाब से ये भी कह सकते हैं, प्लस माइनस ax प्लस माइनस बीटी, इसको भी लिख लीजिए, प्लस माइनस ax प्लस माइनस बीटी। चाहे ax प्लस माइनस बीटी हो, चाहे bt प्लस माइनस ax हो, जनरल फॉर्म में प्लस माइनस ax प्लस माइनस बीटी। ax और bt का टर्म अगर जोड़ घटाव में कहीं पे इन्वॉल्व हुआ तो हम कह देंगे उसको क्या, कि वो वेव की इक्वेशन है, प्रोवाइडेड y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t। नहीं तो एम्पलीट्यूड ही इनफाइनाइट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट कहां हो सकता है वेव का, वेव को हमने रस्सी उठाई और इनफाइनाइट तक चली गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा ये तो जनरल इक्वेशन है, ये क्या है, जनरल इक्वेशन है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं, पहली डिफरेंट इक्वेशन देखते हैं। ये नोट हो गया बेटा, ये नोट हो गया। डिफरेंशियल नहीं करेंगे, ये कंडीशन आ सकती है, इसको याद रखेंगे, ये इक्वेशन आ सकती है। उसके बाद अगर इक्वेशन आपकी दी हुई है, इस फॉर्म में दी हुई है, तो हम कह देंगे कि ये वेव की इक्वेशन हो सकती है, बट y जो है डिफाइन होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t। तो एग्जांपल कर लेते हैं, अब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है y बराबर log x प्लस 2t। बताइए ये वेव की इक्वेशन है कि नहीं है। अब फंक्शन याद आ रहे हैं, पहली क्लास में डिस्कस किया था जब फिजिक्स की स्टार्ट किया था। आज वो लड़की नहीं आई, आकांक्षा नहीं आई, कहाँ गई, नहीं आई ना, क्यों नहीं आई, कॉलेज है उसका। अच्छा चलो बच्चों बताइए, ये फंक्शन है, कंडीशन चेक करिए, है, हाँ पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई। देखो ax प्लस माइनस बीटी है कि नहीं है, x प्लस टी का टर्म क्या है, तो हो सकती है, क्या है, हो सकती है, बट है कि नहीं। हाँ लॉग का बताओ, क्या लॉग फंक्शन, देखो लॉग का जो फंक्शन होता है वो निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है, जो लॉग फंक्शन होता है वो निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है। मतलब ये रट लीजिए आप लोग, कभी देखा है log ऑफ -2 की वैल्यू निकालो, log ऑफ -2 देखा है, नहीं देखा होगा। log जो फंक्शन है वो निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, तो x मान लो निगेटिव, और मतलब x की वैल्यू मान लो, जैसे x की वैल्यू हो गई -8, ठीक है, x की वैल्यू हो गई -8 और t की वैल्यू हो गई 1, तो x प्लस 2t क्या हो जाएगा, -8 प्लस 2 कितना हो गया, -6 आ गया ना। तो ऐसा हो सकता है कि x प्लस 2t, भाई x पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है ना, ठीक है, हो सकता है कि ये क्या हो, कि ये निगेटिव हो जाए, इसका अंदर की जो वैल्यू है वो निगेटिव हो जाए, और निगेटिव वैल्यू के लिए लॉग जो होता है डिफाइंड नहीं होता है। तो दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, ये क्या है, दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव, लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ वेव ये नहीं है, इक्वेशन ऑफ वेव ये नहीं है, लिख लो, y इज नॉट वेव as log is not defined for negative value and x plus 2t can be negative, x plus 2t क्या है, निगेटिव है। अच्छा कुछ बच्चों को लग रहा है सर x कैसे निगेटिव हो गया, x तो पॉजिटिव ही लेते हैं, ना भाई, यहां से यहां तक कर रहे थे ना, स्ट्रिंग थी। अरे तुम लोग कंफ्यूजन मैं ही बता रहा हूं, कुछ तो पूछो ना,
बेटा ये तो थी, इधर डायरेक्शन में नाप रहे थे ना, तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में जो हम लोग पढ़ेंगे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में, ठीक है, पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता था, कुछ वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कुछ वेव क्या हो रही है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो जो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है उसके लिए एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो वो तो सिंपल एग्जांपल हमने पढ़ा है, तो क्या स्ट्रिंग वाला, कि उसमें देखा हमने एक्स क्या हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया। बट यहां पर डिस्कशन क्या हो रहा है, जनरल इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन मतलब कोई भी वेव जो जनरेट हो रही, कोई भी वेव, तो वेव जनरेट हो रही है तो वहां पे एक्स क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और जब x निगेटिव हो जाएगा तो x प्लस 2t भी निगेटिव होने की संभावना है। और अगर x प्लस 2t निगेटिव हो गया तो log का फंक्शन तो निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव। बेटे अच्छे सवाल हैं, आए हुए हैं, ये जेई में आया हुआ सवाल है, ठीक है। अभी और कराता हूं, ढंग से पढ़िए, इसको समझ में आएगा। देखो और देखो, अब मैंने कहा सेकंड देखिए, y बराबर दिया है 1/2x प्लस 3t, क्या दिया है 2x प्लस 3t। ये वेव की इक्वेशन है कि नहीं है, बोलो है या नहीं। थोड़ा सा दिमाग ओपन करिए, मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है यहां पे, ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया और समझ में आ गया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथ्स वाला दिमाग ना। थोड़ा सा कहीं पढ़ा होगा दिमाग के कोने में, थोड़ी सी मैथ्स भी होगी, उसको लगाओ, बताओ बेटा। नहीं है, क्यों नहीं है। बिल्कुल सही है। देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी टी के फॉर्म में तो है, प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में है, बट फॉर एनी वैल्यू ऑफ, ऐसा हो सकता है कि x और t की किसी वैल्यू के लिए ये जो सम है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। भाई x बराबर जीरो, t बराबर जीरो पे भी ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो y क्या हो गया, इनफाइनाइट। y इनफाइनाइट हो सकता है, नहीं हो सकता, y इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो ये क्या है, वेव की इक्वेशन है, नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव। खत्म हो गई बात। अब देखो एक सवाल आया हुआ है, उसको आप लोग को करना है, कराता हूं। ये सवाल बहुत अच्छा है, ये भी नीट वीट में आया हुआ है, शायद एम्स में आया हुआ सवाल है, एम्स चलता था तब आता था ये। ई की पावर माइनस एक्स माइनस वी टी स्क्वायर। बताओ ये वेव की इक्वेशन है कि नहीं है, ध्यान से करना, मैथ्स इज इन्वॉल्व ना, ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ा दिया आपने टिक मार दिया, मैथ्स इन्वॉल्व है। निकालो, निकालना पड़ेगा बच्चों। विष्णु सर, वो अजय सर तो आएंगे नहीं आज, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, हम पढ़ाएंगे। चलो आज समय हम लोगों के पास, अच्छे से पढ़ते हैं। इतना क्या सोचना है भाई, देखो अच्छा बात, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे, बात समझो लो बच्चों, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे। देखो x माइनस वी टी है ना, x माइनस वी टी, वी तो कांस्टेंट है। इस पूरा एकदम बहुत ज्यादा वैसे नहीं सोचेंगे, थोड़ा होल में सोचेंगे। भाई इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब ये जीरो हो सकता है, ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। और क्या कंडीशन है, मान लो बहुत ज्यादा कम हो गया तो माइनस इनफाइनाइट हो सकता है, तो उससे भी कम हो जाएगा क्या, माइनस इनफाइनाइट से नीचे तो कुछ है नहीं। और ज्यादा होगा तो क्या होगा, x माइनस वी टी की बात कर रहा हूं, x माइनस वी टी बहुत ज्यादा होगा तो प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसी के बीच में रहेगा ना। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड t, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में ही तो रहेगा, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो एट t इज इक्वल टू 0, अरे सॉरी पूरा करते हैं, x माइनस वी टी की वैल्यू अगर हम कह दें कि 0 है, तो y बराबर e की पावर 0 बराबर क्या हो गया 1।
अगर मैं कह दूं x माइनस वी टी बराबर क्या बोल दूं, इनफाइनाइट बोल दूं, तो y बराबर e की पावर माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर, या e की पावर क्या माइनस इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, ये क्या हो गया 1 अपॉन इनफाइनाइट, क्या हो गया 0। अरे ये सब समझ में आता है कि नहीं आता? बेटा देखो e की पावर माइनस ये क्या, इसको माना मैंने इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी उसका स्क्वायर भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, ठीक है, ये इनफाइनाइट हो गया। e की पावर माइनस इनफाइनाइट तो नीचे ला सकते हैं ना, जैसे e की पावर माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन e की पावर x, ये तो कह सकते हैं ना, तो 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट, e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है ना, e की वैल्यू क्या होती है 2.71 समथिंग होती है। अब ठीक है, तो इसका अब e की पावर इनफाइनाइट मतलब क्या 2.7 की पावर क्या इनफाइनाइट, तो ये भी क्या होगा इनफाइनाइट होगा, बोलो यस और नो, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब e की पावर इनफाइनाइट, भाई अगर क्वांटिटी छोटी है, बात समझो, अगर 1 से क्वांटिटी छोटी उसकी पावर हमने इनफाइनाइट कर दिया तो इनफाइनाइट हो जाएगी, अगर 1 से कम है उसकी पावर इनफाइनाइट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। आता है समझ में बेटा, ये 2 की पावर 2 कितना 4, 4 की पावर फिर 8, 8 की पावर 16, इनफाइनाइट पावर तक लगी है, कितना हो गया इनफाइनाइट हो गया, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट एक को डिवाइड कर रहे हैं बहुत बड़ी संख्या के, एक को डिवाइड कर रहे हैं बहुत बड़ी संख्या से, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, ये सबको पता है, कैसे होता है बताओ, बोलो कैसे होता है, हाँ 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 बोल देना है, बताओ नेहा कैसे होता है। हम्म समझ मुझे नहीं आया चलो अच्छा मैं समझाता हूं, सुन लो मेरी बात। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 कैसे, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट 0 कैसे, 1 अपॉन 1 कितना 1, 1 को बढ़ाओ 10 गुना कितना 0.1, और बढ़ाओ कितना 0.01, और बढ़ाओ कितना 0.001, और बढ़ाते चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 0.001, कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, अरे 0.0000 पता नहीं कहां जाके 1, तो फिर क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ही तो हो जाएगी। तो अगर कोई बहुत लार्ज क्वांटिटी है उससे अगर 1 को डिवाइड करें इनफाइनाइट से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, उसमें रटना क्या है बेटा, ये समझ में आ गया सबको। हो सकता है किसी के लिए नया नया हो इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। 2.7 की पावर इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट कैसे हुई विष्णु, कंफ्यूजन लग रहा है तुम्हारे चेहरे पे, बोलो इसमें कंफ्यूजन है कर, बोल रहा है हाँ, चलो इसको 2 मान लेते हैं, 2 की पावर 2, बोलो कितना 4, और बढ़ा दो, मजा नहीं आया, बोलो कितना, अब बोलोगे तुम ही लो, नहीं नहीं 4 नहीं है भाई 16 है, बोलो, अरे कुछ बड़ी क्वांटिटी होगी, अच्छा और नहीं नहीं हम और मानेंगे 32, बोलो, और नहीं अब तो इनफाइनाइट ही मान लेंगे, इनफाइनाइट कितना हो गया, बहुत लार्ज क्वांटिटी आ गई ना, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। और किसके चेहरे पे कंफ्यूजन है, टीचर को पता होता है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और बताइए किसी कोई कंफ्यूजन, ये ऊपर नीचे करना आ गया, अच्छा बेटा समझ लो ढंग से, इंपॉर्टेंट है आया हुआ सवाल है, ठीक है बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई x माइनस वी टी की वैल्यू 0 हो सकती है या इनफाइनाइट हो सकती है या माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी, तो उससे बीच में ही तो रहेगी, और कहां चली जाएगी। तो देखो अब मैंने बोला कि ये जो x माइनस वी टी है, x माइनस वी टी ये है माइनस इनफाइनाइट, ये क्या है माइनस इनफाइनाइट, रखो y बराबर e की पावर माइनस और x माइनस वी टी की पावर ये का स्क्वायर है, तो ये माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट, अभी भी तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट आ गया। अब इसकी वैल्यू तो क्या है, इसकी वैल्यू भी 0 है, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो यहां पे माइनस और x माइनस वी टी की वैल्यू क्या रखी माइनस इनफाइनाइट, उसका स्क्वायर कर दिया तो माइनस का क्या हो गया, माइनस का प्लस हो गया बेटा, माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर हुआ
जब माइनस माइनस साइन लगा है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा क्यूब लगा होता तो तब माइनस हो जाता, तब क्या हो जाता। अगर ये इक्वेशन है तो हम कह देंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, क्योंकि क्या है, या तो 1 होगी या तो 0 होगी या तो उसके बीच में होगी। ठीक है, या 1 होगी या 0 होगी या उसके बीच में होगी। अच्छा इसी को भी मैं क्यूब कर देता तो क्या वेव की इक्वेशन होती, तब नहीं होती, तब नहीं होती बेटा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट के लिए तब क्या हो जाता, तब ये क्या हो जाता, e की पावर इनफाइनाइट हो जाता। भाई यहां पे अगर मैं यहां पर अगर क्यूब कर देता तो माइनस इनफाइनाइट का क्यूब माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट क्या, इनफाइनाइट, यानी कि किसी वैल्यू के लिए ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, तब तो ये डिफाइंड नहीं है, तो इन दैट कंडीशन ये वेव की इक्वेशन नहीं होती, तब नहीं होती, लेकिन अभी तो है। तो लिखिए, अब तक तो समझ में आया था सर, ये क्यूब लगा के आपने सब बेकार कर दिया, क्यूब वाला नहीं समझ में आया। चलो करो पहले, अभी समझा रहे हैं। बेटा मैथ्स इन्वॉल्व है, मेरी गलती नहीं है, मुझे दोष मत दीजिए। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो भी मैं बताऊंगा आपको, परेशान मत होइए, जितनी मेरी क्षमता है मैं आपको बताऊंगा। बेटा बताओ, तुम्हारे भी चेहरे पे डाउट है, हो गया। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का क्या होगा, अगर क्यूब लगा है तो क्या होगा। नहीं बेटा मैं ये कह रहा हूं, अगर ये y की यहां पर स्क्वायर लगा है ना, अब इसको कर लो आप लोग, लिखो नेक्स्ट फंक्शन लिखो, y बराबर e की पावर माइनस एक्स माइनस वी टी का क्यूब। ये वेव इक्वेशन है या नहीं, ठीक है, तो ये वेव इक्वेशन है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम x माइनस वी टी को माइनस इनफाइनाइट रख देंगे तो इसकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, अपने आप कर लीजिएगा ना, तो उसमें इस कंडीशन में ये वेव की इक्वेशन नहीं है। आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे चलें बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, धीरे धीरे चलो। ये बड़े जमाने बीत गए थे, हमको भी नहीं समझ में आता था 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 कैसे होता है। फिर एक टीचर मिले अच्छे, उन्होंने बताया। ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 याद ही करते हैं लोग, याद कर लेते हैं 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट 0 हो गया, याद कर लिया, और रटते रटते परेशान हो जाते थे। लेकिन एक टीचर मिले, उन्होंने ढंग से समझा दिया, ये समझ में आ गया ना। कितनी छोटी सी चीज है बेटा, लेकिन कभी कभी दिमाग नहीं जाता है उसमें ना, कभी कभी दिमाग नहीं जाता तो नहीं जाता है, अपने आप नहीं बता समझ सकते आप, जब तक कोई बढ़िया टीचर आपको नहीं समझाएगा। ठीक है, चलिए, ये सब चीजें एनालिसिस है बेटा, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें एनालिसिस है। या तो मतलब कोई टीचर आपको बता देगा या आप खुद एनालिसिस करके सीखेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से नहीं समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक इक्वेशन मान लीजिए कि y बराबर x माइनस 2t की पावर स्क्वायर। अब ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है, बहुत जल्दी बता दी, क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, निकाल, बताई तो बहुत जल्दी, हाँ तो निकालो फिर। बताइए ये इक्वेशन वेव की इक्वेशन है या नहीं। इसको ओपन नहीं करना है सहमा, ओपन क्यों कर रहे हो आप। देखो x माइनस 2t है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, या माइनस इनफाइनाइट हो सकती है, या प्लस। होल सोल में सोचेंगे, x और t की वैल्यू मत रखिए, x और t की वैल्यू नहीं रखना है भाई। x माइनस 2t है तो कोई भी वैल्यू होगी तो या तो माइनस इनफाइनाइट होगी, या तो 0 होगी, या तो प्लस इनफाइनाइट होगी, इसके बीच में ही तो रेंज होगी। ऐसा कोई सब थोड़ा आ जाएगा कि कोई बहुत वैसी क्वांटिटी आ जाए, भाई ये नंबर सिस्टम यहीं पे है ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो x माइनस 2t की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या क्या हो सकता है, प्लस इनफाइनाइट, ये क्या हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट। 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, इनफाइनाइट रखेंगे तो y की वैल्यू क्या, इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या, इनफाइनाइट। इसमें भी कंफ्यूजन है, रटना है, कोई बड़ी क्वांटिटी उसका स्क्वायर और बड़ी क्वांटिटी ना, टू इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट ही,
भाई इनफाइनाइट का स्क्वायर अगर हम x बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या y बराबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो ये भी इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या, इनफाइनाइट। बड़ी क्वांटिटी है उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट का और स्क्वायर कर दो तो वो भी तो इनफाइनाइट ही होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, ये डिफाइंड नहीं है, तो ये वेव की इक्वेशन नहीं है, खत्म हो गया। हाँ ओपन करके करो, क्या आना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला था y इज अ फंक्शन ऑफ y, ये y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t नहीं है क्या। अब वो ओपन अभी नहीं कर रहे हैं, वो इनिशियली बताया था कि x और t का फंक्शन है, लेकिन x और t का फंक्शन है तो वो होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते, बात समझिए। हाँ बाद में लिखा, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, कंफ्यूजन हल्का सा हो गया आपको, सुन लीजिए मेरी बात। x और t का फंक्शन है बट किस फॉर्म में फंक्शन होगा, x और t का फंक्शन तो है बट वो x नहीं है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। वो उसका मतलब है क्या, अभी लिखा है तो प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt, ये फंक्शन होना चाहिए ax प्लस bt। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं देखते हैं। अभी एक नेक्स्ट सवाल कराऊंगा तो समझ में आएगा आपको ना, इस तरह नहीं देख सकते हैं। इस तरह तो हर जगह आ जाएगा आपका, इस तरह तो हर जगह ओपन करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, कह दोगे वे भाई नहीं ना, हर जगह आ जाएगा ना जैसे ही ओपन करोगे। अभी नेक्स्ट सवाल कराता हूं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सुनिए, एक y क्वेश्चन लिखिए, y बराबर 2/3x प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4। अब ये बताओ ये इक्वेशन है कि नहीं, अब आप कहोगे नहीं है क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो वेव की इक्वेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू यू ना, बट ये वेव की इक्वेशन है। अब क्यों है बताओ ना, वो कंफ्यूजन सही हुआ तुम्हारा, इसको हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t है, लेकिन वो नहीं है कि x का फॉर्म में ही है, इस फॉर्म में है ना, फॉर्मेट ये है। ऐसा x और t का कहने का मतलब ये नहीं है कि x की पावर 1 के फॉर्म में है, ऐसा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन आ सकता है, सही पूछा है। चलो ये बताओ, बोलो बच्चों, बता दिया बहुत देर तक मैंने, अब बताइए ये है कि नहीं, ये आया हुआ सवाल है नीट में। हाँ बताइए, है कैसे है। और बेटा x और t की वैल्यू मत रखो, ये पूरे टर्म की वैल्यू रखा करो। जैसे 3x प्लस 2t है तो कुछ भी वैल्यू होगी तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में ही होगी ना, तो 0 रखो, फिर माइनस इनफाइनाइट रखो, फिर इनफाइनाइट रखो। ठीक है, और सबके लिए रख के देख लो। और पहली कंडीशन तो ये है कि ax प्लस माइनस बीटी के टर्म में है कि नहीं है, तो ax प्लस बीटी के टर्म में तो है। ठीक है, अब वैल्यू चेक कर लेनी है, अब ये है कि नहीं है। देखो अब हमने देखा कि 3x प्लस 2t, 3x प्लस 2t की वैल्यू क्या हो सकती है, हाँ 0 हो सकती है, या क्या हो सकती है प्लस इनफाइनाइट, या क्या हो सकती है माइनस इनफाइनाइट। जब 0 रखेंगे तो 2/4 हो जाएगा, डिफाइंड है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो 2 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 4, क्या हो गया इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 4, इनफाइनाइट ही हुआ। भाई इनफाइनाइट में 4, आपके पास 5,000 करोड़ है, मैंने 4 रुपए और दे दिए आपको, आपके पास 5,000 करोड़ है, मैंने कहा हो 4 रुपए और ले लो, तो अब आपके पास कितने हैं, अभी भी 5,000 करोड़ ही है। बेटा जब ऐसा कभी बोलते हैं, ऐसा कभी बोलते हैं भाई, बड़े 5,000 करोड़ में 4 रुपए जोड़ोगे तो क्या बोले, 5,000 करोड़ 4 रुपए ऐसा नहीं बोला जाता है। जब बड़ी क्वांटिटी में कोई छोटी सी क्वांटिटी जोड़ दी जाती है उसका कोई मतलब है नहीं है। सागर में बूंद डालोगे तो बूंद की अपनी महत्ता खत्म हो जाती है ना, वो सागर में ही मिल जाती है, वरना बूंद एक बूंद है, बट सागर में मिलते ही उसकी ओरिजिनलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो ये 4 रुपए इनका क्या हुआ, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। क्या हो गया 2 अपॉन इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या 0। अच्छा सर ये बहुत आप बता रहे हैं, 1 अपॉन इनफाइनाइट तो 0 बताया था आपने, अब ये 2 अपॉन इनफाइनाइट भी आप 0 बता रहे हैं, ये कैसे हो गया। हाँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं
बेटा कोई छोटी टू बहुत छोटा नंबर है ना, उसको इनफाइनाइट से डिफाइन कर रहे हैं, इनफाइनाइट से बहुत बड़े नंबर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। चाहे 1 अपॉन इनफाइनाइट करूं, चाहे 2 अपॉन इनफाइनाइट करूं, चाहे 10 अपॉन इनफाइनाइट करूं, क्या वैल्यू आएगी। अगर एक इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं है, समझ लीजिए,